प्रो रेसलिंग बिजनेस में बहुत सारे रेसलर्स हैं जो आज के टाइम पर अलग अलग रीजन की वजह से पॉपुलर हुए हैं। और रेसलिंग बिजनेस के अंदर जहां रोमन रिंग जैसे रेसलर रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, वहीं यहां पर एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर्स को दुनिया के सम ऑफ द बेस्ट रेसलर्स माना जाता है। बट आइए बात करते हैं आज यहाँ पर इस वीडियो में एक ऐसे रेसलर के बारे में जिसके WWE पर ना होने के बाद भी वो WWE के बाहर अब तक का सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेसलर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं रेसलिंग गॉड केनी ओमेगा की। अगर आपको नहीं मालूम है कि केनी ओमेगा कौन है तो आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए स्पेशली होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर टाइसन स्मिथ AKA केनी ओमेगा को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको केनी ओमेगा की पूरी लाइफ हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो इसीलिए अगर आपको जानना है कि केनी ओमेगा ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते गए, केनी ओमेगा प्रोफेशनल रेसलर कैसे बने, केनी ओमेगा ने WWE को क्यों रिजेक्ट किया और केनी ओमेगा कैसे रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर बन चुके हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक जरूर देखना। अगर बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि केनी ओमेगा ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। केनी ओमेगा एक कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर है जो ओरिजिनली यहाँ पर विनिपेग मैनिटोबा कनाडा से बिलोंग करते गए। और आज के टाइम के ऊपर केनी ओमेगा की एज करीबन 41 साल है और केनी ओमेगा का जन्म 16 अक्टूबर 1983 के अंदर विनिपेग मैनिटोबा कनाडा के अंदर हुआ था। और बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा के फैमिली की तो केनी ओमेगा के फादर यहाँ पर कनाडा के अंदर एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे, तो वहीं केनी ओमेगा की मदर कनाडा के अंदर फैमिली सर्विस के अंदर काम करती थी। और बेसिकली केनी ओमेगा हम सभी की तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बट बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा के रेसलिंग करियर के बिगनिंग की तो आप ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि केनी ओमेगा ओरिजिनली यहाँ पर रेसलर बनना ही नहीं चाहते थे और केनी ओमेगा ओरिजिनली यहाँ पर आइस हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे, जहाँ पर ओमेगा ने उनके कॉलेज डेज के अंदर आइस हॉकी टीम के लिए प्ले भी किया था। और इसके अलावा केनी ओमेगा पार्ट टाइम के ऊपर 14 साल की उम्र में ग्रोसरी शॉप के ऊपर रिटेलर का काम भी कर चुके थे, जहाँ पर केनी ओमेगा बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। बट यहाँ पर केनी ओमेगा जब 16 साल के होते गए उसी समय के ऊपर केनी ओमेगा का एक कॉलेज फ्रेंड रेसलर बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। और जब यहाँ पर केनी ओमेगा का ये फ्रेंड ओमेगा को ये बताता है कि वो यहाँ पर रेसलर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, उस समय केनी ओमेगा पहली बार रेसलिंग को लेकर इंटरेस्टेड होते। जहाँ पर पहली बार केनी ओमेगा जिस रेसलिंग शो को देखते गए वो शो यहाँ पर WWF का सैटरडे नाइट मेन इवेंट होता है, जहाँ पर केनी ओमेगा कुछ वीडियो कैसेट्स के द्वारा WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट शोज को देखते गए और केनी ओमेगा को रेसलिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती गई। जिसके बाद कि केनी ओमेगा उनके कॉलेज फ्रेंड के साथ एक बार उनके ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जाते गए, जहां पर पहली बार केनी ओमेगा को ये देखने को मिलता है कि एक्चुअल में रेसलर्स कैसी ट्रेनिंग करते गए। और गाइड यहाँ पर केनी ओमेगा के फ्रेंड के रेसलिंग ट्रेनिंग को देखकर केनी ओमेगा को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती गई। और ये वो टाइम होता है जब केनी ओमेगा डिसाइड करते गए कि वो भी यहाँ पर प्रो रेसलर बनेंगे। और इसके बाद यहाँ पर केनी ओमेगा उनके आइस हॉकी के ड्रीम को छोड़ते हुए अब यहाँ पर रेसलर बनने का ठान लेते गए, जहाँ पर केनी ओमेगा की पढ़ाई में काफी बढ़िया होने के बाद भी केनी ओमेगा के कॉलेज की स्कॉलरशिप को टर्न डाउन करते हुए केनी ओमेगा यहाँ पर कॉलेज से पहले साल के अंदर ही ड्रॉप आउट ले लेते गए। और केनी ओमेगा की स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के बाद भी केनी ओमेगा ये डिसाइड करते गए कि अब यहाँ पर उनकी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो यहाँ पर फुल टाइम रेसलर बनेंगे। और इसके बाद लगभग 1 साल तक केनी ओमेगा यहाँ पर कनाडा की वन ऑफ द लोकल रेसलिंग कंपनी टॉप रोप रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर 1 साल तक ट्रेनिंग लेते गए, जहां पर केनी ओमेगा के 1 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद अब यहां पर टाइसन स्मिथ रेसलर बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके होते गए। और टाइसन स्मिथ के 1 साल तक ट्रेन होने के बाद अब टाइसन स्मिथ को उनका रेसलिंग नेम चाहिए होता है, जहां पर टाइसन स्मिथ 17 साल की उम्र के अंदर ऑफिशियली यहां पर उनका रेसलिंग नेम केनी ओमेगा रखते गए। और 17 साल की उम्र में रेसलिंग बिजनेस के अंदर पहली बार केनी ओमेगा नेम सामने आता है, जहां पर अर्ली 2000 से 2001 के बीच में केनी ओमेगा कनाडा के अंदर वेरियस इंडी रेसलिंग कंपनीज के अंदर उनके ट्राई आउट मैचेस को रेसल करते गए। और क्योंकि केनी ओमेगा यहां पर अभी नए नए रेसलर बने होते गए तो डेफिनेटली यहां पर ओमेगा को काफी सारे मैचेस हारने पड़ते गए। बट फाइनली 2001 के अंदर केनी ओमेगा को रेसलिंग बिजनेस में पहली बार एक मेजर इंडी कंपनी से ऑफर आता है, जहां पर केनी ओमेगा को कनाडा की लीडिंग इंडी कंपनी PCW रेसलिंग अप्रोच करती गए। और PCW के द्वारा केनी ओमेगा को यहां पर
पीसीडब्ल्यू में आने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर केनी ओमेगा 2 सालों तक कनाडा में पीसीडब्ल्यू रेसलिंग के लिए काम करते गए और 2003 के अंदर पीसीडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा को पहली बार पीसीडब्ल्यू के अंदर मेजर टाइटल विक्ट्री हासिल होती गई, जहां पर 2003 में पीसीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर केनी ओमेगा ऑफिशियली पीसीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए। और यहीं केनी ओमेगा के पीसीडब्ल्यू पर चैंपियन बनने के बाद अब केनी ओमेगा पीसीडब्ल्यू के टाइटल को लेकर पहली बार कनाडा के बाहर डिफेंड करते गए, जहां पर यूएसए के अंदर टीएनए रेसलिंग के शो पर पीसीडब्ल्यू को अप्रोच किया जाता है। और क्योंकि यहां पर केनी ओमेगा पीसीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन होते गए, तो पहली बार यहां पर टीएनए रेसलिंग के अंदर पीसीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा अपीयर होते गए, जहां पर वो टीएनए के लाइव इवेंट के ऊपर रेसल करते गए। बट इसके बाद यहां पर केनी ओमेगा यूएसए के अंदर और भी काफी सारी अलग अलग कंपनीज के ऊपर काम करते गए, जहां पर केनी ओमेगा को यूएसए में अनदर मेजर कंपनी एनडब्ल्यूए के ऊपर भी काम करने का मौका मिलता है। और 19 साल के केनी ओमेगा जो अभी तक कनाडा में लोकल कंपनीज के लिए काम कर रहे थे, अब यहां पर वो यूएसए के अंदर वेरियस इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर काम करते गए, जहां पर 2003 से लेकर 2005 के बीच में केनी ओमेगा को यूएसए में बहुत सारी कंपनीज पर काम करने का मौका मिलता है। और फाइनली यहां पर 2005 में सितंबर के अंदर केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अप्रोच किया जाता है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कुछ लोकल इंडी रेसलर्स को लेकर 2005 के अंदर उनका एक ट्राई आउट करती गए। और इस ट्राई आउट के अंदर केनी ओमेगा को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा इन्विटेशन आता है, जहां पर केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते गए। और लगभग एक हफ्ते तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर में काम करने के बाद केनी ओमेगा ये डिसाइड करते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार बनेंगे। और 2005 वो ईयर होता है जब पहली बार केनी ओमेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए। बट ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्चुअल ब्रांड के साथ ना होकर बल्कि उस समय के डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेवलपमेंट ब्रांड डीपीडब्ल्यू के साथ होता है। वेल, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम के ऊपर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी डेवलपमेंट ब्रांड है, उस समय यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डीप साउथ रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेवलपमेंट ब्रांड हुआ करता था, जिसके अंदर बेसिकली रेसलर्स को ट्रेन करके फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लाया जाता था। और 2005 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेवलपमेंट ब्रांड डीपीडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा को ऑफिशियली साइन किया जाता है, जहां पर 2005 से लेकर 2006 के बीच में एक साल तक केनी ओमेगा यूएसए में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम करते गए। बट डीएसडब्ल्यू में केनी ओमेगा के एक साल तक काम करने के बाद केनी ओमेगा को ये रियलाइज होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो रेसलिंग कंपनी नहीं गए जहां पर केनी ओमेगा बड़ी सुपरस्टार बन पाएंगे। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काम करती गए, केनी ओमेगा को वो तरीका पसंद नहीं आता है। और मात्र एक साल काम करने के बाद ही केनी ओमेगा यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करते गए कि उन्हें यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया जाए, और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करना नहीं चाहते गए, जिसके बाद कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती गए। और 2006 के अर्ली के अंदर ही केनी ओमेगा को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर 2006 में केनी ओमेगा के रिलीज होने के बाद केनी ओमेगा यहाँ पर पर्सनल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा अपसेट होते गए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ये लगता है कि अब यहाँ पर वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद केनी ओमेगा ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को छोड़ देंगे और अब यहाँ पर वो एमएमए फाइटर बनेंगे, जहाँ पर केनी ओमेगा के एमएमए फाइटर बनने के लिए अब केनी ओमेगा 2006 के अंदर ब्राजीलियन जिजित्सु के अंदर ट्रेनिंग करते गए। और केनी ओमेगा यहाँ पर एमएमए फाइटर बनने की कोशिश में लग जाते गए। और लगभग यहाँ पर 2 सालों तक केनी ओमेगा यहाँ पर एमएमए फाइटर बनने के लिए ब्राजीलियन जिजित्सु के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते गए। और जब यहाँ पर ओमेगा एमएमए के लिए ट्रेन हो रहे होते गए, उसी समय केनी ओमेगा को यूट्यूब के ऊपर एक जापानीज रेसलर के बारे में पता चलता है, जिस रेसलर का नाम कोटा इबुशी होता है। और उस समय यहाँ पर डीडीटी रेसलिंग के अंदर जापानीज रेसलर कोटा इबुशी जापान के अंदर काफी पॉपुलर होते गए, जो यहाँ पर डीडीटी रेसलिंग के अंदर उनके क्रेजी मूव्स को करने के लिए जाने जाते गए। और जब यहाँ पर केनी ओमेगा कोटा इबुशी के यूट्यूब पर वीडियोज को देखते गए, तो केनी ओमेगा कोटा इबुशी के फैन बन जाते गए। और केनी ओमेगा ये डिसाइड करते गए कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर दोबारा से रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर एक न एक दिन कोटा इबुशी को फेस करेंगे। और मजेदार बात ये होती गई कि केनी ओमेगा यहाँ पर कोटा इबुशी के काफी सारे वीडियोज को देखने के बाद यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर कोटा इबुशी को कॉपी करके वीडियो बनाते गए। और केनी ओमेगा यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियल वीडियो अपलोड करके कोटा इबुशी को कॉल आउट करते गए। और शॉकिंगली यहाँ पर केनी ओमेगा के यूट्यूब पर इन वीडियोज को डीडीटी रेसलिंग के ओनर्स के द्वारा देखा जाता है, जहाँ पर डीडीटी रेसलिंग के केनी ओमेगा के वीडियो देखने के बाद डीडीटी रेसलिंग ये डिसाइड करती गए कि वो केनी ओमेगा को जापान के अंदर बुलाएंगे और जापान के अंदर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी के मैच को बुक किया जाएगा। और यहाँ पर केनी ओमेगा के यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोज को अपलोड करने के बाद फाइनली यहाँ पर अगस्त 2008 के अंदर डीडीटी रेसलिंग के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर केनी ओमेगा को फोन कॉल आता है और डीडीटी
डीडीटी रेसलिंग केनी ओमेगा को जापान के अंदर इनवाइट करती गए, जहां पर केनी ओमेगा 2008 के अंदर पहली बार जापान के अंदर जाते गए और केनी ओमेगा को पहली बार जापान के अंदर उन्हें कोटा इबुशी से रेसल करने का मौका मिलता है, जहां पर इबुशी और केनी ओमेगा के इस मैच के बाद कोटा इबुशी और केनी ओमेगा की काफी गहरी दोस्ती हो जाती गई और कोटा इबुशी यहां पर केनी ओमेगा को ये बोलते गए कि केनी ओमेगा को जापान के अंदर रुकना चाहिए और उन्हें यहां पर जापानीज रेसलिंग के अंदर एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जहां पर केनी ओमेगा के जापान में रेसल करने के बाद डीडीटी रेसलिंग भी ये डिसाइड करती गई कि वो यहां पर केनी ओमेगा को जापान के अंदर काम देंगे और कोटा इबुशी के रिक्वेस्ट के ऊपर केनी ओमेगा को डीडीटी रेसलिंग में साइन किया जाता है। वेल, केनी ओमेगा को डीडीटी रेसलिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाता है, बट केनी ओमेगा के पास रहने के लिए ना तो घर होता है और ना ही जापान के अंदर कोई रिसोर्स होता है। बट कोटा इबुशी यहां पर केनी ओमेगा को अप्रोच करते गए और कोटा इबुशी के द्वारा केनी ओमेगा को उनके घर में रुकने का ऑफर दिया जाता है, जहां पर 2008 से लेकर 2011 के बीच में 3 सालों तक केनी ओमेगा कोटा इबुशी के घर के अंदर रहते गए और वो यहां पर जापान के अंदर कोटा इबुशी के साथ अलग अलग सिटीज के अंदर ट्रैवल करके डीडीटी के शो पर रेसल करते गए। और जब यहां पर केनी ओमेगा डीडीटी के अंदर रेसल कर रहे होते गए, उस समय यहां पर यूएसए के अंदर भी काफी सारी इंडीज कंपनी केनी ओमेगा को दोबारा से अप्रोच करना शुरू करती गए, जहां पर केनी ओमेगा 2008 से लेकर 2011 के बीच में बैक एंड फोर्थ जापान और यूएसए के अंदर अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के लिए काम कर रहे होते गए और केनी ओमेगा यहां पर यूएसए के अंदर उस समय की लार्जेस्ट इंडी रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर के भी मल्टीपल शोज के ऊपर काम करते गए। तो वहीं जापान के अंदर 2010 के अंदर केनी ओमेगा को जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू अप्रोच करती गए और एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा केनी ओमेगा को उस टाइम के आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट चैंपियन प्रिंस डेविड के साथ ड्रीम मैच दिया जाता है, जहां पर 2010 में ओमेगा और डेविड के बीच में जापान के अंदर एक बहुत ही सॉलिड मैच होता है और इस मैच के बाद केनी ओमेगा की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती गई, जिसके बाद कि केनी ओमेगा को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर लगातार फ्री एजेंट के तौर पर बार बार मैचेस के लिए बुक किया जाता है और जहां केनी ओमेगा अब जापान के अंदर नंबर 1 रेसलिंग कंपनीज के लिए बार बार रेसल कर रहे होते गए, वहीं यूएसए के अंदर भी मल्टीपल रेसलिंग कंपनीज बैक एंड फोर्थ केनी ओमेगा को बुकिंग देती गए और इन सभी चीजों के बीच में केनी ओमेगा और कोटा इबुशी की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जाती गई, जहां पर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी अब यहां पर जहां पहले राइवल के तौर पर काम कर रहे थे, वहीं टैग टीम के तौर पर काम करने लगते गए और इन दोनों की टैग टीम का नाम द गोल्डन लवर रखा जाता है, जहां पर डीडीटी रेसलिंग के अंदर गोल्डन लवर यहां पर एक साथ काफी सारे टाइटल जीतते गए और साथ ही में एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी गोल्डन लेवर्स एक साथ काफी सारे मैचेस रेसल करते गए। वेल, केनी ओमेगा 2008 से लेकर 2014 तक लगभग 6 सालों के लिए डीडीटी रेसलिंग पर काम करते गए और फाइनली 2014 अब वो ईयर होता है जब केनी ओमेगा का डीडीटी कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला होता है और जैसे ही केनी ओमेगा का डीडीटी कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है, केनी ओमेगा को दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनीज के द्वारा अप्रोच किया जाता है, जहां पर अर्ली 2014 के अंदर केनी ओमेगा को एक बार फिर से वो कंपनी अप्रोच करती गई जिस कंपनी की वजह से केनी ओमेगा ने उनके रेसलिंग करियर को छोड़ दिया था, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा 2014 में केनी ओमेगा को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए अप्रोच किया जाता है और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी केनी ओमेगा को डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट न देकर बल्कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती गई, बट केनी ओमेगा यहां पर ये डिसाइड करते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि केनी ओमेगा को डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलिंग स्टाइल पसंद नहीं होता है और क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से केनी ओमेगा ने उनके रेसलिंग करियर को छोड़ दिया था, तो इसीलिए केनी ओमेगा ये डिसाइड करते गए कि वो यहां पर जापानीज रेसलिंग को छोड़कर अमेरिकन कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। वेल, केनी ओमेगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट करने के बाद फाइनली यहां पर जापान की नंबर 1 कंपनी एनजेपीडब्ल्यू केनी ओमेगा को अप्रोच करती गए और एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा केनी ओमेगा को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया जाता है, जहां पर केनी ओमेगा ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते गए और केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद 2014 के एंडिंग के ऊपर जब एनजेपीडब्ल्यू उनके साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू पावर स्ट्रगल कर रही होती गए, तो ऑफिशियली इस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका डेब्यू करते गए, जहां पर केनी ओमेगा ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू के उस टाइम के मोस्ट पॉपुलर फैक्शन द बुलेट क्लब के अंदर डेब्यू करते गए और 2014 में पावर स्ट्रगल के ऊपर केनी ओमेगा को बुलेट क्लब के न्यूएस्ट मेंबर के तौर पर कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वैसे तो केनी ओमेगा ने 2010 से 2014 के बीच में फ्री एजेंट के तौर पर एनजेपीडब्ल्यू में काफी सारे मैचेस लड़े होते गए, बट 2014 ये पहली बार होता है जब केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के रोस्टर का हिस्सा होते गए और वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्शन द बुलेट क्लब को ज्वाइन करते गए, जहां पर केनी ओमेगा की बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा को फाइनली यहाँ पर जापान की सबसे बड़ी पेपर व्यू रेसल किंगडम 9 के ऊपर काम करने का मौका
मौका मिलता है, जहां पर रेसल किंगडम 9 के ऊपर केनी ओमेगा रायुसुके तागुची को हराकर टोक्यो डोम के अंदर उनका पहला टाइटल दी IWGP जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत जाते गए। और इसके बाद यहां पर NJPW के जूनियर डिवीजन के अंदर केनी ओमेगा की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ने लगती गए, जहां पर 2014 से लेकर 2015 के एंडिंग तक केनी ओमेगा यहां पर जूनियर डिवीजन को पूरी तरह से रूल कर देते गए। बट इसके बाद फाइनली 2016 के अंदर जब NJPW का रेसल किंगडम 10 होता है तो केनी ओमेगा IWGP जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप टोक्यो डोम के अंदर कुसीडा से हार जाते गए। और केनी ओमेगा के टाइटल को हार जाने के बाद जब अगले दिन NJPW का न्यू ईयर डांस शो होता है तो इस शो के ऊपर केनी ओमेगा उस समय के बुलेट क्लब के लीडर एजे स्टाइल के साथ शो के ऊपर एक मैच रेसल करते गए, जहां पर एजे स्टाइल और केनी ओमेगा के टैग मैच के अंदर केनी ओमेगा और एजे स्टाइल उनके मैच को हार जाते गए। और शॉकिंगली यहां पर मैच के ओवर होने के बाद केनी ओमेगा बुलेट क्लब के लीडर एजे स्टाइल पर अटैक कर देते गए और केनी ओमेगा एजे स्टाइल को बीट डाउन करते हुए ऑफिशियली यहां पर एजे स्टाइल को बुलेट क्लब से बाहर कर देते गए और खुद यहां पर बुलेट क्लब के लीडर बन जाते गए। और 2016 के अंदर अब यहां पर केनी ओमेगा के राइज का टाइम शुरू होता है, जहां पर एजे स्टाइल के NJPW और बुलेट क्लब से बाहर जाने के बाद केनी ओमेगा ऑफिशियली एजे स्टाइल को रिप्लेस करते हुए बुलेट क्लब के लीडर बनते गए। और अब क्योंकि केनी ओमेगा बुलेट क्लब के लीडर होते गए तो केनी ओमेगा यहां पर बुलेट क्लब के साथ साथ वर्ल्ड वाइड रेसलिंग इवेंट के ऊपर रूल करते गए, जहां पर 2016 में केनी ओमेगा के बुलेट क्लब के लीडर बनने के बाद अब केनी ओमेगा यहां पर बैक एंड फोर्थ USA और जापान के अंदर काफी सारे मेजर शोज पर काम करते गए। और क्योंकि उस समय NJPW और ROH पार्टनरशिप के अंदर होती गए तो इसीलिए NJPW और ROH की पार्टनरशिप की वजह से केनी ओमेगा लगभग हर 1-2 महीने के बाद ROH के शो पर USA में काम करते गए। और धीरे धीरे USA के अंदर भी केनी ओमेगा की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगती गए, जहां पर उस टाइम के ऊपर केनी ओमेगा बुलेट क्लब के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन जाते गए। और NJPW के और किसी भी फॉरेन रेसलर के मुकाबले केनी ओमेगा का फैन बेस सबसे ज्यादा हो जाता है। बट यहीं अब केनी ओमेगा के बुलेट क्लब के लीडर बनने के बाद क्योंकि केनी ओमेगा ऑफिशियली जूनियर डिवीजन से निकलकर हैवीवेट डिवीजन के अंदर आ चुके होते गए तो केनी ओमेगा ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि अब यहाँ पर वो NJPW के बिगेस्ट टाइटल दी IWGP वर्ल्ड टाइटल को कैप्चर करेंगे। और NJPW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए उन्हें यहाँ पर जापान के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट द जीवन क्लाइमेक्स के अंदर एंटर होना पड़ेगा। और 2016 में केनी ओमेगा ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि वो NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर कम्पीट करेंगे, जहां पर 2016 में केनी ओमेगा के जीवन क्लाइमेक्स के एंटर होने के बाद पहले साल के अंदर ही केनी ओमेगा NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाते गए और केनी ओमेगा बुलेट क्लब के वो पहले लीडर बनते गए जिसने NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को जीता होता है। तो वहीं केनी ओमेगा पहले फॉरेन रेसलर बनते गए जो जापान के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाते गए। और यहीं केनी ओमेगा के जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाने के बाद अब केनी ओमेगा यहां पर NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम 11 के ऊपर टोक्यो डोम में NJPW के उस टाइम के IWGP वर्ल्ड चैंपियन काजुचिका ओकाडा को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और केनी ओमेगा वही रेसलर है जिसने 2006 में WWE से निराश होकर रेसलिंग बिजनेस को क्विट कर दिया होता है। बट वही रेसलर अब यहां पर 10 सालों के बाद जापान के बिगेस्ट रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर टोक्यो डोम को मेन इवेंट कर रहा होता है, जहां पर केनी ओमेगा रेसल किंगडम 11 के ऊपर काजुचिका ओकाडा के साथ मेन इवेंट के ऊपर करीबन 48 मिनट का लंबा सॉलिड मैच रेसल करते गए। और 48 मिनट के लंबे मैच को रेसल करने के बाद भी ओकाडा यहां पर ओमेगा को हराकर NJPW के वर्ल्ड टाइटल को टोक्यो डोम में रिटेन कर लेते गए। वेल केनी ओमेगा टोक्यो डोम में मैच को तो हार जाते गए बट केनी ओमेगा और ओकाडा का ये मैच अब केनी ओमेगा के करियर का टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि ओकाडा और ओमेगा का 48 मिनट का ये मैच अब रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाता है। और रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा ऑफिशियली ओमेगा और ओकाडा के इस मैच को 6 स्टार रेटिंग दी जाती है। और जहां रेसलिंग बिजनेस के अंदर 5 स्टार रेटिंग हाईएस्ट रेटिंग मानी जाती है, वहीं डेव मेल्जर का ये बोलना होता है कि ओकाडा और ओमेगा का 48 मिनट का ये मैच रेसलिंग बिजनेस के और किसी भी मैच के मुकाबले अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट मैच है। और क्योंकि ये मैच अब तक का ग्रेटेस्ट मैच है तो इस मैच को 5 स्टार रेटिंग ना मिलकर बल्कि 6 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। और जब यहाँ पर डेव मेल्जर रेटिंग सिस्टम को ब्रेक करके ओकाडा और ओमेगा के मैच को 6 स्टार रेटिंग देते गए तो पूरा रेसलिंग बिजनेस हिल जाता है। और इंटरनेट के ऊपर अब हर कोई इस मैच को देखने लगता है, क्योंकि सबके मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये कैसा मैच है जिसको 5 स्टार की जगह 6 स्टार रेटिंग दी
गए और ओकाडा और ओमेगा का ये मैच NJPW हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर मैच बनता है, जहां पर वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के द्वारा इंटरनेट पर इस मैच को देखा जाता है और इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ओकाडा और ओमेगा दोनों के नाम को जान जाती गए। वेल केनी ओमेगा के NJPW में रेसल किंगडम पर वर्ल्ड टाइटल मैच को हार जाने के बाद केनी ओमेगा जून 2017 के अंदर एक बार फिर से NJPW के वर्ल्ड चैंपियन ओकाडा को चैलेंज करते गए, जहां पर NJPW के डोमिनियन 2017 के ऊपर ओकाडा और ओमेगा मेन इवेंट के ऊपर एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए रेसल करते गए और इस बार इन दोनों का मैच पहले वाले मैच के मुकाबले भी लंबा होता है, जहां पर 60 मिनट के लंबे मैच के बाद ओकाडा और ओमेगा में से कोई भी एक दूसरे को बीट नहीं कर पाता है और ये मैच यहां पर 60 मिनट टाइम लिमिट ड्रॉ होता है, जहां पर एक बार फिर से डेव मेल्जर की तरफ से इस मैच की स्टार रेटिंग को ग्रेड किया जाता है और एक बार फिर से डेव मेल्जर स्टार रेटिंग को ब्रेक करते हुए इस मैच को यहां पर 6.25 रेट करते गए और यही मेल्जर के इस मैच को 6.25 स्टार रेटिंग देने के बाद ये मैच यहां पर ओमेगा और ओकाडा के पहले मैच के रेटिंग को भी ब्रेक कर देता है। वेल केनी ओमेगा के 2 बार IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए अनसक्सेसफुल चैलेंज करने के बाद अब केनी ओमेगा ये डिसाइड करते गए कि वो NJPW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगे और अब यहां पर वो NJPW के दूसरे टाइटल्स को टारगेट करेंगे, जिसके बाद की जुलाई 2017 के अंदर NJPW ये अनाउंस करती गए कि वो USA के अंदर उनके 2 बड़े शोज करने वाले गए और इन शोज के ऊपर NJPW यहां पर उनका पहला US चैंपियन क्राउन करेगी, जहां पर NJPW के USA में इन शो के ऊपर US टाइटल को लेकर टूर्नामेंट किया जाता है और इस टूर्नामेंट के अंदर केनी ओमेगा एंटर करते हुए टूर्नामेंट को जीतकर USA में NJPW के पहले US चैंपियन बनते गए, जहां पर NJPW में केनी ओमेगा के US चैंपियन बनने के बाद अब केनी ओमेगा US टाइटल को जापान और USA दोनों जगह डिफेंड करते गए और वैसे तो केनी ओमेगा का टाइटल रन काफी सक्सेसफुल चल रहा होता है, बट यहीं 2017 के एंडिंग के ऊपर जब पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर नवंबर में केनी ओमेगा जापान में ट्रेंड को हराकर उनके IWGP US टाइटल को रिटेन करते गए, तभी यहां पर अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है और इसके बाद शॉकिंगली WWE के उस टाइम के सुपरस्टार क्रिस जेरिको NJPW के शो पर अपीयर होते गए, जहां पर जेरिको प्रोमो कट करते हुए केनी ओमेगा को US टाइटल के लिए चैलेंज करते गए और जेरिको ये बोलते गए कि केनी ओमेगा WWE के बाहर बैक टू बैक रिकॉर्ड को ब्रेक करते जा रहे गए और इसीलिए जेरिको को अब WWE के बाहर आकर केनी ओमेगा को फेस करना पड़ेगा और जेरिको केनी ओमेगा को दिखाएंगे कि केनी ओमेगा रियल रेसलर को फेस कर पाते हैं या नहीं और इसके बाद क्रिस जेरिको के द्वारा केनी ओमेगा को रेसल किंगडम 12 के ऊपर US टाइटल के लिए चैलेंज किया जाता है। बल्कि क्योंकि क्रिस जेरिको WWE के एक बहुत ही पॉपुलर रेसलर होते गए और जेरिको का NJPW में आकर केनी ओमेगा को US टाइटल के लिए चैलेंज करना ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात होती गई, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम के ऊपर WWE के रेसलर दूसरे शोज पर अपीयर नहीं होते गए, बट जब यहाँ पर जेरिको WWE से बाहर आकर NJPW के अंदर केनी ओमेगा को चैलेंज करते गए तो पूरा रेसलिंग मीडिया हिल जाता है और इंटरनेट के ऊपर हर कोई जेरिको और ओमेगा के इस मैच को लेकर बात करता है, जहां पर फाइनली 2018 के अंदर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको एक दूसरे को फेस करते गए और टोक्यो डोम के अंदर जेरिको और ओमेगा के बीच में करीबन 50 मिनट का लंबा मैच होता है, जहां पर ओमेगा जेरिको को हराकर उनके US टाइटल को रिटेन कर लेते गए, बट ओमेगा और जेरिको के इस मैच की वजह से केनी ओमेगा यहां पर और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाते गए। वेल केनी ओमेगा के टोक्यो डोम में जेरिको को बीट करने के बाद अब केनी ओमेगा एक बार फिर से उनके US टाइटल रन को कंटिन्यू करते गए, जहां पर 28 जनवरी 2018 के ऊपर केनी ओमेगा को NJPW के उस टाइम के न्यूएस्ट सुपरस्टार जे वाइट के द्वारा US टाइटल के लिए चैलेंज किया जाता है और शॉकिंगली यहां पर जे वाइट केनी ओमेगा को हराकर 28 जनवरी को NJPW के ब्रांड न्यू US चैंपियन बन जाते गए, जहां पर केनी ओमेगा के टाइटल को हार जाने के बाद बुलेट क्लब के फेलो मेंबर कोडी रोड्स रिंग के अंदर अराइव होते गए और वैसे तो कोडी रोड्स पहले केनी ओमेगा को हग करते गए, बट इसके बाद शॉकिंगली आउट ऑफ नोवेयर कोडी रोड्स के द्वारा केनी ओमेगा के ऊपर हील टर्न कर दिया जाता है और केनी ओमेगा कोडी रोड्स को बीट डाउन करने लगते गए, जिसके बाद की बुलेट क्लब के फेलो मेंबर हैंगमैन एडम पेज रिंग के अंदर आते गए और वो भी यहां पर कोडी रोड्स को सपोर्ट करते हुए केनी ओमेगा को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद की शॉकिंगली यहां पर केनी ओमेगा के लॉन्ग टाइम टैग टीम पार्टनर कोटा इबुशी शो के ऊपर अपीयर होते गए और वो यहां पर केनी ओमेगा को कोडी रोड्स और हैंगमैन से सेव करते गए और लगभग यहां पर 8 सालों के बाद पहली बार कोटा इबुशी और केनी ओमेगा एक रिंग में एक साथ होते गए, जहां पर 28 जनवरी 2018 के ऊपर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी का रियूनियन होता है और हमें यहां पर गोल्डन लवर एक साथ देखने को मिलते गए, बट अब क्योंकि यहां पर बुलेट क्लब के मेंबर कोडी रोड्स और हैंगमैन एडम पेज के द्वारा केनी ओमेगा पर अटैक कर दिया गया होता है, तो अब यहां पर बुलेट क्लब के अंदर फैक्शन के अंदर स्टोरी लाइन के हिसाब से सिविल वॉर शुरू
शुरू हो जाता है, जहां पर बेसिकली इस सिविल वॉर के अंदर कोडी रोड्स केनी ओमेगा को हराकर खुद यहां पर बुलेट क्लब के लीडर बनना चाहते गए। और केनी ओमेगा और कोडी रोड्स के इस राइवलरी के अंदर बुलेट क्लब के कुछ मेंबर कोडी रोड्स को सपोर्ट करते गए, तो वहीं कुछ मेंबर्स अब भी केनी ओमेगा को सपोर्ट करते गए। और लगभग यहां पर 6 महीनों तक एनजेपीडब्ल्यू में कोडी रोड्स और केनी ओमेगा की राइवलरी चलती गई, जहां पर बुलेट क्लब का ये सिविल वॉर चल ही रहा होता ही तभी यहां पर केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से उनके ग्रेटेस्ट राइवल काजुचिका ओकाडा को चैलेंज करते गए। और 2017 में ओकाडा से 2 बार वर्ल्ड टाइटल मैच हार जाने के बाद फाइनली 2018 के अंदर डोमिनियन पेपरव्यू के ऊपर ओकाडा यहां पर एक बार फिर से ओमेगा को फेस करते गए। और इस बार इन दोनों का वर्ल्ड टाइटल मैच हमें यहां पर 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स देखने को मिलता है, जहां पर इस बार ओमेगा को सपोर्ट करने के लिए कोटा इबुशी रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद होते गए। और ओकाडा और ओमेगा के 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स के 1 घंटे के लंबे मैच के बाद फाइनली यहां पर 2018 में ओकाडा को हराकर केनी ओमेगा IWGP वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। और 2 बार लगातार ओकाडा से हारने के बाद केनी ओमेगा उनकी ग्रेटेस्ट राइवल ओकाडा को बीट करके जापानीज रेसलिंग के बिगेस्ट टाइटल IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत जाते हैं। और क्योंकि इस बार ओकाडा और ओमेगा का ये मैच इन दोनों के पहले के तीनों मैच के मुकाबले ज्यादा लंबा मैच होता है, तो इसीलिए एक बार फिर से डेव मेल्जर के द्वारा रेटिंग सिस्टम को ब्रेक किया जाता है। और इस बार डेव मेल्जर इन दोनों के मैच को 5 स्टार, 6 स्टार या 6.25 रेटिंग ना देकर बल्कि पूरे के पूरे 7 स्टार रेटिंग दे देते गए। और ओकाडा और ओमेगा का ये मैच ऑफिशियली यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब तक का हाईएस्ट रेटेड मैच बन जाता है। वेल केनी ओमेगा के ओकाडा को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जहां केनी ओमेगा कोटा इबुशी और यंग बक्स के साथ उनका सेलिब्रेशन कर रहे होते गए, वहीं शो के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा के बुलेट क्लब के फेलो मेंबर कोडी रोड्स अराइव होते गए, जो केनी ओमेगा को टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और क्योंकि कोडी रोड्स और ओमेगा के बीच में लगभग 5 महीनों से बुलेट क्लब में सिविल वॉर चल रहा होता है, तो फाइनली यहाँ पर अब ये सिविल वॉर वर्ल्ड टाइटल के बीच में आता है। और इसके बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के जुलाई महीने में यूएस शो के ऊपर कोडी रोड्स ऑफिशियली केनी ओमेगा को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर कोडी रोड्स और केनी ओमेगा के बीच में हमें यहां पर वर्ल्ड टाइटल लैडर मैच देखने को मिलता है। और यहां पर ओमेगा और कोडी के लंबे मैच के बाद कोडी रोड्स को हराकर केनी ओमेगा टाइटल को तो रिटेन कर लेते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद केनी ओमेगा कोडी रोड्स को हैंडशेक ऑफर करते गए। और केनी ओमेगा और कोडी रोड्स दोबारा से रीयूनाइटेड होने ही वाले होते गए, तभी यहां पर बुलेट क्लब के फेलो मेंबर तमा तोंगा, तोंगा लुआ और बुलेट क्लब के कुछ और मेंबर्स के द्वारा केनी ओमेगा और कोडी रोड्स दोनों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और इसके बाद यहां पर यंग बक्स, कोटा इबुशी और मार्टी स्कल जैसे रेसलर केनी ओमेगा और कोडी रोड्स को सेव करने की कोशिश करते गए, बट बुलेट क्लब के बाकी मेंबर्स के द्वारा इन सभी रेसलर्स को बीट डाउन कर दिया जाता है। और यहां पर 2018 के अंदर अब बुलेट क्लब के जो ओरिजिनल मेंबर्स होते गए वो यहां पर ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर देते गए कि केनी ओमेगा और कोडी रोड्स दोनों में से कोई भी अब बुलेट क्लब का मेंबर नहीं रहेगा। और जो भी यहां पर केनी ओमेगा और कोडी रोड्स को सपोर्ट करेगा, बुलेट क्लब के अंदर से उनको भी लात मारकर बाहर फेंका जाएगा। और कल तक जहां पर कोडी रोड्स और केनी ओमेगा बुलेट क्लब के लीडरशिप के लिए सिविल वॉर कर रहे थे, वहीं अब यहां पर तमा तोंगा, तोंगा लुआ और हाकू के द्वारा कोडी रोड्स और केनी ओमेगा दोनों को ही बुलेट क्लब से बाहर कर दिया जाता है। जहां पर इन दोनों के बुलेट क्लब से बाहर जाने के बाद इन दोनों को सपोर्ट करते हुए एलीट के बाकी मेंबर्स भी बुलेट क्लब से बाहर चले जाते गए। और 2018 के अंदर केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बक्स, हैंगमैन एडम पेज और मार्टी स्कल ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि अब यहाँ पर इनमें से कोई भी बुलेट क्लब का मेंबर नहीं गए, और ये सभी अब यहाँ पर अपने आप को एलीट ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और 2018 के अंदर केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बक्स, मार्टी स्कल और हैंगमैन एडम पेज ये सभी यहाँ पर एक साथ बुलेट क्लब को लीव कर देते गए, जहाँ पर इन सभी के बुलेट क्लब को लीव करने के बाद अब कोडी रोड्स और यंग बक्स यूएसए के अंदर उनका खुद का इनॉग्रल रेसलिंग शो करते गए, जहां पर 2018 के अंदर कोडी रोड्स और यंग बक्स के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इंडी शो ऑल इन किया जाता है, जहां पर इस शो के ऊपर केनी ओमेगा सेमी मेन इवेंट के ऊपर एक्शन में होते गए और वो यहां पर पेंटागन जूनियर को मैच के अंदर फेस करते गए, जहां पर पेंटागन को बीट करके केनी ओमेगा ऑल इन पर जब उनका सेलिब्रेशन कर रहे होते गए, तभी यहां पर एक बार फिर से क्रिस जेरिको के द्वारा केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और 2017 में जेरिको और ओमेगा के सॉलिड राइवलरी के बाद एक बार फिर से ओमेगा और जेरिको आमने सामने आते गए, जहां पर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा के बीच में हमें यहां पर दोबारा से राइवलरी स्टार्ट होते हुए दिखाई देती गए और क्रिस जेरिको के द्वारा केनी ओमेगा को जेरिको क्रूज पर मैच के लिए चैलेंज किया जाता है, जहां पर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के बीच में ये राइवलरी अब ऑल इन से उठकर जेरिको क्रूज के ऊपर जाती है, जहां पर जेरिको क्रूज के ऊपर अक्टूबर में जब केनी ओमेगा और जेरिको का टैग मैच होता है,
तो इस मैच को देखने के लिए क्रिस जेरिको ने यहाँ पर काफी सारे सेलिब्रिटी को बुलाया होता है और उन्हीं में से एक बड़ा नाम AEW के ओनर टोनी खान होते गए, जो यहाँ पर जेरिको क्रूज के ऊपर इस शो को देखने के लिए पहुंचे होते गए। और ओमेगा और जेरिको के टैग मैच के बाद ये सभी यहाँ पर जेरिको क्रूज के ऊपर टोनी खान के साथ मीटिंग करते गए, जहाँ पर टोनी खान के द्वारा उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी ओपन करने को लेकर बात की जाती गई। और टोनी खान यहाँ पर बुलेट क्लब के सारे फॉर्मर मेंबर्स को उनकी खुद की कंपनी में आने के लिए इनवाइट करते गए। वेल, जेरिको क्रूज के ऊपर टोनी खान और केनी ओमेगा और कोडी रोड्स के डिस्कशन होने के बाद केनी ओमेगा यहाँ पर जापान में वापस जाते गए, क्योंकि केनी ओमेगा अब भी NJPW के वर्ल्ड चैंपियन होते गए। और यही 2018 के एंडिंग के ऊपर NJPW सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी के जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाने के बाद वो NJPW के रेसल किंगडम 13 के ऊपर केनी ओमेगा को मेन इवेंट पर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर रेसल किंगडम 13 के ऊपर हिरोशी तनाहाशी 45 मिनट के लंबे मैच के अंदर केनी ओमेगा को हराकर टोक्यो डोम में वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। और NJPW के रेसल किंगडम 13 के ऊपर केनी ओमेगा के टोक्यो डोम में तनाहाशी से हार जाने के बाद केनी ओमेगा ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि लगभग यहाँ पर 6 सालों तक NJPW के लिए काम करने के बाद अब वो NJPW को लीव कर रहे गए और वो यहाँ पर NJPW कंपनी से जा रहे गए। वेल, केनी ओमेगा के NJPW से डिपार्चर को अनाउंस करने के बाद लगभग 4 महीनों तक केनी ओमेगा को लेकर कोई भी न्यूज सामने नहीं आती गए। बट वही सेम टाइम के ऊपर USA के अंदर एक न्यू रेसलिंग कंपनी के फाउंडेशन को लेकर डिस्कशन होने लगती गए और जेरिको क्रूज के ऊपर बिजनेसमैन टोनी खान के साथ क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा और कोडी रोड्स जैसे रेसलर्स के साथ मीटिंग करने के बाद कोडी रोड्स, क्रिस जेरिको, यंग बक्स जैसे रेसलर ऑफिशियली यहाँ पर टोनी खान के साथ मिलकर न्यू कंपनी AEW का फाउंडेशन करते गए। और AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी यहाँ पर उनके पहले पेपर व्यू को अनाउंस करती गए, जहाँ पर AEW कंपनी 25 मई के ऊपर डबल और नथिंग पेपर व्यू को अनाउंस करती गए। और इस पेपर व्यू को लेकर AEW कंपनी मई में जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती गए, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर AEW कंपनी ये अनाउंस करती गए कि रेसलिंग बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंडिंग के ऊपर जो फ्री एजेंट AEW के कंपनी को ज्वाइन करता है वो और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा होते गए। और 4 महीने पहले NJPW को लीव करने के बाद केनी ओमेगा मई 2019 के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर AEW के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपीयर होते हुए AEW कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर अनाउंसमेंट करते गए, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर केनी ओमेगा यहाँ पर AEW में जैसे ही आते गए वैसे ही यहाँ पर केनी ओमेगा के ओल्ड राइवल क्रिस जेरिको यहाँ पर केनी ओमेगा पर अटैक कर देते गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बार फिर से जेरिको और ओमेगा की राइवलरी चालू हो जाती गए, जहां पर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा के राइवलरी के साथ AEW के पहले शो के मेन इवेंट के ऊपर ये दोनों हमें यहाँ पर एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिलते गए, जहां पर केनी ओमेगा और जेरिको AEW के पहले पेपर व्यू को मेन इवेंट करते हैं। और केनी ओमेगा के NJPW में जेरिको को बीट करने के बाद AEW के पहले पेपर व्यू के ऊपर जेरिको यहाँ पर ओमेगा से उनका बदला लेते गए, जहां पर वो केनी ओमेगा को बीट डाउन कर देते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली AEW के ऊपर डेब्यू करते गए और वो केनी ओमेगा और जेरिको दोनों को बीट डाउन करते हुए रेसलिंग बिजनेस को पूरी तरह से हिला देते गए। वेल, केनी ओमेगा के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा ना कि AEW कंपनी के अंदर रेसलर के तौर पर काम करते गए, बल्कि केनी ओमेगा को AEW में बैक स्टेज के ऊपर एग्जीक्यूटिव पोजीशन ऑफर की जाती है, जहां पर केनी ओमेगा को AEW कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और क्योंकि यहां पर टोनी खान ने AEW कंपनी का फाउंडेशन कोडी रोड्स, यंग बक्स और केनी ओमेगा के साथ मिलकर किया होता है, तो इसीलिए कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बक्स इन चारों को टोनी खान कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाते गए। तो वहीं खुद टोनी खान कंपनी के ओनर और CEO होते गए। वेल, केनी ओमेगा के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर पहले साल के अंदर ही AEW के टैग टीम चैंपियन SCU को बीट करके AEW के टैग टीम चैंपियन बनते हुए दिखाई देते गए। तो वहीं 2020 के अंदर केनी ओमेगा यहां पर AEW के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के लंबे मैच के अंदर डॉन केलिस यहां पर AEW के अंदर केनी ओमेगा के मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और डॉन केलिस की मदद से जॉन मॉक्सली को हराकर केनी ओमेगा 2020 के एंडिंग पर AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए, जहां पर केनी ओमेगा के वर्ल्ड चैंपियन बनते ही वो कंपनी के अंदर उनका हील टर्न करते गए और केनी ओमेगा हमें AEW के अंदर लगभग 300 दिनों तक AEW के वर्ल्ड टाइटल को हील के तौर पर होल्ड करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर केनी ओमेगा के हील वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो लगभग 300 दिनों तक इस टाइटल को होल्ड करते गए और केनी ओमेगा के लॉन्ग टाइटल रन की वजह से PWI के द्वारा
2021 के अंदर केनी ओमेगा को नंबर 1 रेसलर बनाया जाता है। बट यहीं केनी ओमेगा के लंबे टाइटल रन के बाद केनी ओमेगा जहां AEW कंपनी को रूल कर रहे होते गए, वहीं सेम टाइम के ऊपर केनी ओमेगा यहां पर AEW की पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करते गए और वो यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। जहां पर केनी ओमेगा के AEW ट्रिपल ए और AEW के वर्ल्ड टाइटल को होल्ड करने के बाद केनी ओमेगा AEW के अनदर पार्टनर इन प्रमोशन TNA रेसलिंग के अंदर जाते गए और वो यहां पर TNA के वर्ल्ड चैंपियन को टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। जहां पर AEW वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस TNA वर्ल्ड चैंपियन के इस मैच के अंदर केनी ओमेगा TNA के वर्ल्ड चैंपियन रिच स्वान को हराकर TNA के भी वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत जाते गए और केनी ओमेगा दुनिया की वो पहले रेसलर बनते गए जो सेम टाइम के ऊपर AEW, TNA और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए तीनों कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन होते गए। और केनी ओमेगा के 3 बड़े कंपनीज के वर्ल्ड टाइटल को जीत जाने के बाद केनी ओमेगा यहां पर ऑफिशियली बेल्ट कलेक्टर गिमिक बनाते गए, जिस गिमिक के अंदर केनी ओमेगा के पास दुनिया के 3 ऑफ द बिगेस्ट कंपनी का वर्ल्ड टाइटल होता है। वेल केनी ओमेगा के लंबे टाइटल रन के बाद 2021 के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा यहां पर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप हैंगमैन एडम पेज से हार जाते गए। जहां पर केनी ओमेगा के नवंबर 2021 में AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को हार जाने के बाद केनी ओमेगा के बॉडीज के अंदर काफी सारी इंजरी हो जाती गए और इन इंजरी की वजह से केनी ओमेगा AEW कंपनी से उनका ब्रेक लेते गए और केनी ओमेगा ये अनाउंस करते गए कि वो लंबे टाइम के लिए रेसलिंग बिजनेस से गायब रहने वाले गए क्योंकि वो यहां पर उनके इंजरीज को लेकर सर्जरी कराएंगे। और केनी ओमेगा के इंजरी और सर्जरी की वजह से लगभग यहां पर 5 से 6 महीनों तक हमें यहां पर AEW के अंदर केनी ओमेगा देखने को नहीं मिलते गए। बट इसके बाद यहां पर फाइनली 8 महीनों के बाद 17 अगस्त 2022 को केनी ओमेगा AEW पर रिटर्न करते गए और वो यहां पर यंग बक्स के साथ रीयूनाइटेड होते हुए AEW में हमें दोबारा से बेबी फेस बनते हुए दिखाई देते गए। जहां पर केनी ओमेगा AEW के इनॉग्रल ट्रियो चैंपियनशिप के लिए AEW के ट्रियोस टाइटल टूर्नामेंट में एंटर होते गए और केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW के ऑल आउट 2022 पेपर व्यू के ऊपर AEW के इनॉग्रल ट्रियो चैंपियनशिप को जीत जाते गए। बट जहां केनी ओमेगा इंजरी से रिटर्न होकर दोबारा यहां पर यंग बक्स के साथ AEW में ट्रियो चैंपियन बनते गए, वहीं इसी पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW के उस टाइम के सुपरस्टार CM पंक जॉन मॉक्सली को हराकर AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए। और यहीं CM पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद CM पंक यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यंग बक्स को लेकर यहां पर कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते गए और क्योंकि AEW कंपनी के अंदर CM पंक, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स के बीच में बैक स्टेज पर काफी सारे टेंशन चल रहे होते गए, तो इन्हीं टेंशन की वजह से CM पंक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज को मॉक करते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर जब CM पंक उनके लॉकर रूम में जाते गए तो यंग बक्स के द्वारा CM पंक को कन्फ्रंट किया जाता है और यंग बक्स और CM पंक के बीच में लॉकर रूम के अंदर एक मेजर ब्रॉल होता है, जिस ब्रॉल के अंदर केनी ओमेगा भी शामिल होते गए। और यहां पर केनी ओमेगा के ब्रॉल में शामिल होने की वजह से AEW कंपनी CM पंक, यंग बक्स और केनी ओमेगा इन चारों को ही कंपनी से सस्पेंड कर देते गए। और जहां ये चारों AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियन और ट्रियो चैंपियन बने होते गए, वहीं सेम पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर इन चारों को कंपनी से सस्पेंड करते हुए AEW के वर्ल्ड टाइटल और ट्रियोस टाइटल को वैकेट कर दिया जाता है। वेल केनी ओमेगा, CM पंक और यंग बक्स के कंपनी में ब्रॉल से सस्पेंड होने के बाद लगभग यहां पर 3 महीनों तक केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW के शो पर अपीयर नहीं होते गए। बट फाइनली यहां पर 3 महीनों के बाद केनी ओमेगा दोबारा से AEW में वापसी करते गए, जहां पर केनी ओमेगा AEW के ट्रियो चैंपियन डेथ ट्रायंगल को बेस्ट ऑफ 7 सीरीज में हराकर एक बार फिर से AEW के ट्रियो चैंपियन बनते गए। बट यहीं केनी ओमेगा के ट्रियो चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा यहां पर 2023 के ओपनिंग के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक से AEW का ट्रियो चैंपियनशिप हार जाते गए। जिसके बाद कि AEW के अंदर हमें यहां पर केनी ओमेगा वेरियस स्टोरी लाइन में काम करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर AEW में केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन शुरू होती गए और इस स्टोरी लाइन के अंदर हमें यहां पर BCC वर्सेज एलीट के बीच पे ब्लड एंड गट्स स्पेशल मैच देखने को मिलता है। बट यहीं इसके बाद AEW के अंदर कोटा इबुशी AEW कंपनी को ज्वाइन करते गए और केनी ओमेगा के जापान के लॉन्ग टाइम टैग टीम पार्टनर कोटा इबुशी के AEW को ज्वाइन करने के बाद AEW के अंदर हमें केनी ओमेगा और कोटा इबुशी का रियूनियन देखने को मिलता है। बट यहीं कोटा इबुशी के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के कुछ ही टाइम के बाद AEW के अंदर केनी ओमेगा और यंग बक्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला होता है और केनी ओमेगा और यंग बक्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर
जाहिर होता उससे पहले ही AEW कंपनी के द्वारा केनी ओमेगा और यंग बक्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया जाता है और 2023 के अंदर केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW के न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए 4 साल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते गए, जहां पर केनी ओमेगा के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद हमें यहां पर केनी ओमेगा AEW के वेम्बले स्टेडियम शो के ऊपर ऑल इन पर AEW में हैंगमैन एडम पेज और कोटा इबुशी के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देते गए, जो बुलेट क्लब गोल्ड को शो के ऊपर फेस करते गए। तो वहीं इसके बाद 2023 के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा यहां पर AEW के अंदर एक बार फिर से सोलो डिवीजन के अंदर रिटर्न करते गए और वो AEW के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन MJF को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करते गए, बट केनी ओमेगा MJF को हरा नहीं पाते गए और केनी ओमेगा टाइटल मैच को हार जाते गए। जिसके बाद कि केनी ओमेगा यहां पर एक बार फिर से ये अनाउंस करते गए कि केनी ओमेगा के बॉडीज के अंदर काफी सारी इंजरी गए और इन इंजरीज की वजह से केनी ओमेगा यहां पर AEW कंपनी से ब्रेक लेना चाहेंगे और वो यहां पर AEW से ब्रेक लेकर उनके इंजरी और सर्जरी कराने जाएंगे। और इसके बाद यहां पर केनी ओमेगा लगभग 6 से 8 महीनों के लिए AEW कंपनी से गायब हो जाते गए, बट इसके बाद यहां पर मार्च 2024 के अंदर केनी ओमेगा यहां पर AEW के शो पर रिटर्न करते गए और केनी ओमेगा यहां पर रिटर्न करते हुए उनके इंजरी सिचुएशन को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे होते गए। तभी यहां पर केनी ओमेगा के ऊपर एलीट के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और केनी ओमेगा के लॉन्ग टर्म राइवल NJPW सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा AEW को ज्वाइन करते हुए केनी ओमेगा पर अटैक करके एलीट फैक्शन को ज्वाइन करते गए और हमें यहां पर यंग बक्स ओकाडा और जैक पेरी के द्वारा केनी ओमेगा को बीट डाउन करते हुए दिखाई दिया जाता है। जिसके बाद कि केनी ओमेगा को एक बार फिर से हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और इसके बाद यहां पर लगभग 6 महीनों तक गायब रहने के बाद 28 दिसंबर 2024 के ऊपर केनी ओमेगा AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करते गए और केनी ओमेगा AEW के वर्ल्ड एंड पेपर-व्यू के एंडिंग के ऊपर AEW पर रिटर्न करके AEW के अंदर NJPW में उनके लॉन्ग टर्म राइवल काजुचिका ओकाडा को कन्फ्रंट करते गए। वेल केनी ओमेगा जहां 28 दिसंबर को AEW पर रिटर्न करते गए, वहीं केनी ओमेगा सेम टाइम के ऊपर केनी ओमेगा NJPW के अंदर उनका रिटर्न करते गए और वो NJPW के रसल किंगडम 19 के ऊपर हमें यहां पर गेब किड को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर केनी ओमेगा और गेब किड की सॉलिड मैच के बाद केनी ओमेगा गेब किड को हराकर मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद यहां पर केनी ओमेगा AEW पर रिटर्न करते हुए हमें यहां पर 9 मार्च को AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन कोनोसुके ताकेशिता को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए और केनी ओमेगा यहां पर ताकेशिता को हराकर AEW के अंदर उनके पहले मिड कार्ड टाइटल को जीत जाते गए, जहां पर केनी ओमेगा के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा आज के टाइम के ऊपर अब भी यहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन थे और करंटली यहां पर AEW के अंदर जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो उस समय केनी ओमेगा AEW के अंदर उनके इंटरनेशनल टाइटल रन को एंजॉय कर रहे गए। और कुछ इस तरीके से केनी ओमेगा के 20 साल के लंबे रेसलिंग करियर के अंदर केनी ओमेगा के WWE के एक्चुअल ब्रांड में कभी भी ना काम करने के बाद भी केनी ओमेगा ना कि आज के टाइम के ऊपर WWE के बाहर के मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, बल्कि केनी ओमेगा आज के टाइम के ऊपर WWE के बाहर के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है, जहां पर ओमेगा की AEW की सैलरी करीबन यहां पर 3 मिलियन से ज्यादा है। और जहां तक बात रही केनी ओमेगा के WWE को ज्वाइन करने की, तो 2006 में WWE के डेवलपमेंट ब्रांड को लीव करने के बाद WWE ने काफी बार केनी ओमेगा को साइन करने की कोशिश की, जहां पर 2014 में केनी ओमेगा के NJPW के बुलेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद WWE के द्वारा केनी ओमेगा को अप्रोच किया गया था, बट WWE कंपनी को रिजेक्ट करते हुए केनी ओमेगा ने NJPW को ज्वाइन किया, जिसके बाद के 2015 के अंदर भी WWE कंपनी के द्वारा 3 बार केनी ओमेगा को कॉन्टेक्ट किया गया और केनी ओमेगा के 3 बार ऑफर आने के बाद भी केनी ओमेगा ने तीनों बार WWE को रिजेक्ट करते हुए NJPW में स्टे करने का फैसला किया। तो वहीं 2019 में केनी ओमेगा के NJPW को लीव करने के बाद जब केनी ओमेगा 4 महीनों तक रेसलिंग बिजनेस से गायब थे, उस समय भी WWE के द्वारा केनी ओमेगा को WWE के मेन रोस्टर में आने के लिए ऑफर मिला था, बट केनी ओमेगा ने उस टाइम पर WWE को रिजेक्ट करके AEW कंपनी को ज्वाइन किया और लगभग यहां पर 5 बार से ज्यादा आज के टाइम पर केनी ओमेगा WWE को रिजेक्ट कर चुके गए। और ये बात यहां पर बिल्कुल ही क्लियर है कि केनी ओमेगा को मेगा सुपरस्टार बनने के लिए WWE कंपनी की जरूरत नहीं गए और वो बिना WWE के रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल और पॉपुलर रेसलर बन सकते गए। और केनी ओमेगा ने ये प्रूफ किया है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको स्टार बनना है तो ये जरूरी नहीं गए कि आपको यहां पर WWE कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि केनी ओमेगा वो लिविंग एग्जांपल है जो बिना WWE के आज के टाइम के ऊपर ना कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, बल्कि यहां पर दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर
माना जाता है और केनी ओमेगा वो रेसलर है जिसने बिना WWE में काम किए हुए PWI के द्वारा 2 बार नंबर 1 रेसलर बना। तो वहीं केनी ओमेगा वो रेसलर है जो जापान के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम टोक्यो डोम को 3 बार मेन इवेंट कर चुका है और केनी ओमेगा वो रेसलर है जो दुनिया का वो पहला रेसलर है जो AEW TNA और लूचा लिब्रे AAA के ऊपर सेम टाइम के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन था। तो वहीं केनी ओमेगा वो रेसलर है जो AEW के अंदर AEW कंपनी का पहला ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। केनी ओमेगा वही रेसलर है जो AEW कंपनी का पहला ट्रिपल क्राउन चैंपियन बना। तो वहीं केनी ओमेगा AEW का वो पहला रेसलर है जिसने AEW के शो पर हेलीकॉप्टर से एंट्रेंस किया और केनी ओमेगा रेसलिंग बिजनेस का वो पहला रेसलर है जिसने 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक करते हुए रेसलिंग बिजनेस का हाईएस्ट रेटेड मैच 7 स्टार मैच को रेसल किया है। और केनी ओमेगा वो लिविंग एग्जांपल है जो रेसलिंग बिजनेस के अंदर अपने दम पर आज के टाइम पर इतना बड़ा स्टार बना है। वेल, अगर आप केनी ओमेगा के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगली डॉक्यूमेंट्री हम यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के किस रेसलर के ऊपर बनाए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।